मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में स्टार्ट किया था अपन ने काफ न्यूमोनिया। काफ न्यूमोनिया, इसमें अपन ने देखा था कि सबसे पहले तो ये किस में होता है। ये 1 साल से या 1 वर्ष के कम उम्र से बच्चे होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। 1 वर्ष से कम उम्र की, 1 वर्ष से कम उम्र की, या आप ऐसे कह सकते हो कि 2 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह से 5 माह के जो बच्चे होते हैं, 2 सप्ताह से लेकर 5 माह के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये रोग सबसे ज़्यादा होता है। सही है। न्यूमोनिया, यहाँ पे न्यूमोनिया नाम से पता है। काफ का मतलब क्या होता है? काफ का मतलब जो बच्चा होता है उसको काफ बोला जाता है। जो 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है उनको बोला जाता है काफ। न्यूमोनिया लंग्स का जो इन्फ्लामेशन होता है, फेफड़ों में किसी प्रकार का अगर चेंज आपको दिखाई दे, सही है, फेफड़ों के अंदर या फेफड़ों से संबंधित जो ऊतक होते हैं उनके अंदर चेंज दिखाई दे, उनके अंदर किसी प्रकार की सूजन दिखाई दे, घाव बने हुए महसूस हो, सही है, तो उस क्रिया को जो वो हो रहा है उसको बोला जाता है न्यूमोनिया। मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स क्या कहलाता है? न्यूमोनिया। यानी कि लंग्स के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो इसको बोला जाता है न्यूमोनिया। काफ का मतलब छोटे बच्चे, छोटे बच्चों में लंग्स का जो इन्फ्लामेशन होता है उसी रोग को क्या कहा जाता है? न्यूमोनिया। कम उम्र के 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये होता है, ज़्यादातर होता है 2 सप्ताह से 5 वर्ष की उम्र में ये देखने को मिलता है। इसके अगर मुख्य लक्षणों की अगर बात करें तो मुख्य लक्षणों में जैसे कि श्वास लेने में कठिनाई आना। फेफड़ों में ये इन्फेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है सांस लेने में कठिनाई होगी। सही है। सांस लेने में परेशानी, सांस लेने के साथ साथ आवाज़ करना, मुंह से सांस लेना, सही है, और अगर खांसी भी इसमें हो सकती है। टाइम पर इलाज नहीं हो तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। ये इसके मुख्य लक्षण हो गए। इसके बाद में अपन ने रोग कारक, कई प्रकार के रोग कारक मैंने आपको बताए थे। ये एक प्रकार का मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? मिक्स इन्फेक्शन होता है। मिक्स इन्फेक्शन का मतलब होता है कि इसमें कोई एक रोग कारक ये रोग उत्पन्न नहीं करता है, कई रोग कारक आपस में मिलकर इस रोग को पैदा करते हैं। सही है। कई रोग कारक हो सकते हैं। रोग कारक मैंने 4 प्रकार के रोग कारक आपको बताया था। सबसे पहला माइकोप्लाज्मा, दूसरा वायरस, तीसरा मैंने बताया था बैक्टीरिया, चौथा क्लेमाइडिया। ये 4 प्रकार के इसके कारक, रोग कारक मैंने आपको बताए थे। माइकोप्लाज्मा भी कई रोग कारक हैं, सही है। वायरस के अंदर भी कई वायरस ऐसे हैं जो ये रोग उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर भी कई बैक्टीरिया हैं, 3-4 बैक्टीरिया मैंने पिछली क्लास में आपको इनके एग्जाम्पल भी बताए थे। क्लेमाइडिया स्पीशीज होती है, वो भी रोग उत्पन्न करने में सहायता करती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो माइकोप्लाज्मा और जो वायरस होते हैं वो प्राइमरी इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, ये ध्यान रखना। प्राइमरी इन्फेक्शन। बैक्टीरिया और क्लेमाइडिया ये दोनों सेकेंडरी इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंडरी इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि किस बैक्टीरिया या किस जीव के द्वारा, वायरस हो चाहे माइकोप्लाज्मा हो चाहे बैक्टीरिया हो, किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा अगर रोग की शुरुआत की जाती है तो उसे बोला जाता है प्राइमरी इन्फेक्शन।
सही है। तो यहाँ पे रोग की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। या तो हो सकता है माइकोप्लाज्मा या हो सकता है वायरस, या दोनों भी हो सकते हैं। इनमें केवल माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है, केवल वायरस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ हो, या हो सकता है कि दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। 3 कंडीशन हो सकती है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन की शुरुआत करना। शुरुआत में इन्फेक्शन की जो शुरुआत कौन सा रोग कारक कर रहा है उसको बोला जाता है प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन किसे कहा जाता है? प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद, प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद जैसे कि मान लो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा और वायरस, इनमें से किसी ने एक ने लंग्स में जाके इन्फेक्शन उत्पन्न कर दिया, उसको तो बोलेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन। अब ये क्या करते हैं, ये माइकोप्लाज्मा और वायरस लंग्स में उपस्थित जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, अपने शरीर का जो इम्यूनिटी होती है उसको कमजोर करने लग जाते हैं। कौन? माइकोप्लाज्मा और वायरस। प्राइमरी इन्फेक्शन पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव जिस स्थान पर ये इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन, उसी स्थान पर क्या करते हैं, उस स्थान की प्रतिरक्षा को धीरे धीरे कमजोर करने लग जाते हैं। उस स्थान की प्रतिरक्षा को धीरे धीरे कमजोर करने लग जाते हैं। जैसे कि अपन बात करें काफ न्यूमोनिया, तो काफ न्यूमोनिया में माइकोप्लाज्मा और वायरस, इन दोनों में कोई एक लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर जाके वहाँ पे इन्फेक्शन उत्पन्न करेगा। इन्फेक्शन उत्पन्न करके वहाँ के आसपास की जो ऊतकों में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसको धीरे धीरे कमजोर करने लगेगा। वहाँ पाई जाने वाली जो भक्षण कोशिकाएं होती है उनको मारने लगेगा। सही है। वहाँ पे पाई जाने वाली जो एंटीबॉडीज होती है उनको धीरे धीरे नष्ट करने लगेगा। तो प्रतिरक्षा तंत्र को धीरे धीरे कम करने लगेगी। अब जैसे ही धीरे धीरे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है, उसके बाद में ये बैक्टीरिया या क्लेमाइडिया ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब प्रतिरक्षा कमजोर हो गई, सबसे पहले इन्होंने इन्फेक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रतिरक्षा मजबूत थी। उस समय इनका इन्फेक्शन काम आया ही नहीं। पहले क्या थी? प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी थी वो शरीर की मजबूत थी। तो बैक्टीरिया और जो क्लेमाइडिया अगर पहले ये इन्फेक्शन करते, प्राइमरी इन्फेक्शन के तौर पर अगर ये इन्फेक्शन करते, तो वो जो शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा इनको मार देती, तो इन्फेक्शन हो ही नहीं पाता। सही है। लेकिन माइकोप्लाज्मा वायरस से क्या होते हैं, ये उनसे लड़ने में सक्षम होते हैं। जो इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उससे लड़ने में सक्षम होते हैं। उससे लड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? इम्यूनिटी को कमजोर किया। इम्यूनिटी कमजोर होने के बाद बैक्टीरिया, फिर इम्यूनिटी कमजोर होगी ना, उसके बाद में ये बैक्टीरिया अपना प्रभाव दिखाते हैं, क्लेमाइडिया अपना प्रभाव दिखाते हैं, और उसके बाद में ये अपना प्रभाव और ज़्यादा तीव्र कर देते हैं। ये तो अपना प्रभाव दिखाई दें, इसके अलावा बैक्टीरिया भी अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं या अपना कार्य करने लग जाते हैं। उसको बोला जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। उसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन। यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद उसकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होती जाती है, उसके बाद जो भी इन्फेक्शन होता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया क्लेमाइडिया है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन उत्पन्न करेंगे, और माइकोप्लाज्मा और वायरस ये प्राइमरी इन्फेक्शन उत्पन्न करेंगे। तो ये होगी एटियोलॉजी। यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे ज़्यादा काफ न्यूमोनिया करने में महत्वपूर्ण है। सही है। कौन सा? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट आता है इसकी एपिडेमियोलॉजी। इसका फैलाव किस किस प्रकार होता है? एपिडेमियोलॉजी, फैलाव किस प्रकार होता है इसका? सबसे पहले तो किन जीवों के अंदर होता है? 1 साल से कम उम्र के जीव या 2 सप्ताह से 5 माह के बीच के जो पशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके फैलता कैसे है? ये वायरस जो होता है, ये वायरस या जो बैक्टीरिया, इसके अलावा जो भी माइकोप्लाज्मा है, ये एक जीव से कैसे फैलता है, एक जीव से दूसरे जीव में कैसे फैलता है? सही है। तो ये जो है ये श्वास के द्वारा फैल सकता है, खांसी के द्वारा फैल सकता है, किसी भी संक्रमित भोजन को लेने से हो सकता है। सही है। इसके द्वारा भी ये फैल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो फैलता है वो श्वास के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? श्वास के द्वारा ये डिजीज फैलता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि नासा छिद्रों के द्वारा इसका ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होता है, वायु मार्ग के द्वारा। किसके द्वारा? वायु मार्ग के द्वारा।
वायु मार्ग के द्वारा ये कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में जाने के बाद ये इन्फेक्शन उत्पन्न करेगा जिसको निमोनिया कहा जाता है। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये जो रोग होता है ये जीव में फैलता है, जीव के शरीर के अंदर फैलता है। कौन कौन से कंडीशन होते हैं, जैसे कि पशु की शारीरिक स्थिति। अगर शारीरिक स्थिति कमजोर है, मतलब पहले से ही पशु कमजोर है, पशु का शरीर पहले से ही कमजोर है, तो उसमें ये रोग फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तनाव की स्थिति, तनाव की स्थिति होगी। इसके अलावा परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, पशु को अगर एक जगह से दूसरी जगह में ले जाया जा रहा है तो उस समय भी क्या होता है, उस थकान की वजह से ये रोग उसमें अंदर हावी हो सकता है। अगला इसका लक्षण क्या होगा, मौसम में नमी ज़्यादा होना, मौसम में नमी ज़्यादा होना। तो जाहिर सी बात है कौन से मौसम में ये रोग सबसे ज़्यादा फैलेगा, एक तो बरसात के मौसम में या अपन कह सकते हैं सर्दियों के मौसम में ये सबसे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि जिस मौसम के अंदर नमी ज़्यादा होगी पर्यावरण में तो इस रोग होने के चांस, ये रोग होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कई कारक हो सकते हैं, कम संवातन वाला स्थान, यानी पशुओं को ऐसी जगह पे बांधा जा रहा है जहाँ पे संवातन कम है, मतलब गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। गैसों का आदान प्रदान बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है, जैसे कि चारों तरफ दीवारें हैं, बाहर की शुद्ध हवा उनको नहीं मिल रही है, तो उस वजह से भी ये रोग हो सकता है। ऐसे स्थान पर अगर पशु को बांधते हैं तो उस वजह से भी ये रोग हो सकता है। ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग का मतलब होता है कि पशुशाला में लिमिट से ज़्यादा पशु रखना ओवर क्राउडिंग कहलाती है, तो उस वजह से भी ये रोग हो सकता है। दूसरा ठंड की वजह से, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ठंड की वजह से कैसे, कि अगर मौसम में ज़्यादा नमी होगी, ठंड का मौसम होगा तो उसमें भी ये रोग फैलने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। हो गया, तो ये थे इसके एपिडेमियोलॉजी, मतलब इसका फैलाव किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट आता है इसकी पैथोजेनेसिस। रोगजनकता, रोगजनकता की बात करें तो इसमें एक से ज़्यादा कारक या एक से ज़्यादा सूक्ष्म जीव इसको प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, वायरस, बैक्टीरिया या क्लेमाइडिया हो सकते हैं। सभी अगर संक्रमण करेंगे, जैसे कि माइकोप्लाज्मा संक्रमण करता है या वायरस संक्रमण करता है, तो जो लक्षण होते हैं वो लगभग समान ही होते हैं। माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो या वायरस का इन्फेक्शन हो, दोनों में करेंगे तो वो न्यूमोनिया ही, करेंगे तो लंग्स को अफेक्ट ही। तो जाहिर सी बात है अगर लंग्स प्रभावित होगा तो जो लक्षण आएंगे वो भी तो समान ही आएंगे। तो इनमें पैथोजेनेसिस में लक्षण जो होते हैं वो समान ही आते हैं, या जो कारक अपन को देखने को मिलते हैं, सही जो लीजन्स अपन को शरीर में देखने को मिलते हैं वो भी समान ही होते हैं, चाहे वो माइकोप्लाज्मा इसको अफेक्ट करे चाहे वायरस अफेक्ट करे। सही है। अब ये क्या करते हैं, सबसे पहले श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। किसको? श्वसन तंत्र को। श्वास के द्वारा शरीर के अंदर जाएंगे। पैथोजेनेसिस में देखो श्वास के द्वारा, सबसे पहले तो श्वसन के द्वारा प्रवेश करेंगे, जो भी माइकोप्लाज्मा या वायरस है श्वसन के द्वारा प्रवेश करेंगे। इसके बाद ये कहाँ जाएंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई होती है लंग्स के ऊपर, यानी कि फेफड़ों के ऊपर जो नलिकाएं होती है उनमें प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई में उनको बांटा गया, जो ट्रेकिया के भाग होते हैं। तो क्या करेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई में अपना प्रभाव दिखाएंगे। सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई में जाएंगे,
प्राइमरी ब्रोंकाई में जाने के बाद वहां पे कुछ बदलाव करेंगे। प्राइमरी ब्रोंकाई तथा आसपास के ऊतक, आसपास के ऊतकों में जाएंगे। इनमें जाने के बाद, ऊतकों में जाने के बाद ये क्या करेंगे, ये वहां पे इन्फ्लामेशन उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन उत्पन्न करेंगे। ये क्या हो गया, ये तो हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन। क्या हो गया, ये प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फ्लामेशन हो गया, अब ये क्या करते हैं, ये माइकोप्लाज्मा, ये वायरस ही क्या करते हैं, शरीर की या श्वसन तंत्र की प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करेंगे। श्वसन तंत्र की प्रतिरक्षा को, इम्यूनिटी को कमजोर करेंगे। इम्यूनिटी को कमजोर करेंगे। इम्यूनिटी कमजोर हो गई, उसके बाद में क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। उसके बाद में क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। उसके बाद में क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। सही है। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद में ये प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई में जाएंगे। सेकेंडरी ब्रोंकाई में जाएंगे। सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई, इन सब में क्या करेंगे, ये इन्फ्लामेशन उत्पन्न करते रहेंगे। इनके अंदर कुछ ना कुछ कोशिकाओं को नष्ट करते रहेंगे, इडिमा उत्पन्न करते रहेंगे, स्वेलन उत्पन्न करते रहेंगे, मतलब कोशिकाओं के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस उत्पन्न करते रहेंगे। इसके बाद में टर्सरी ब्रोंकाई में जाने के बाद ये क्या करते हैं, ये फेफड़ों को, लंग्स को अफेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, लंग्स को प्रभावित करते हैं। लंग्स को प्रभावित करते हैं, और लंग्स को प्रभावित करने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस कर देंगे, इसके अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कर देंगे। इसके अलावा नेक्रोसिस, मतलब वहां की कोशिकाएं जो होती है उनको नष्ट करने लगेंगे धीरे धीरे। नेक्रोसिस, कोशिकाओं की धीरे धीरे नष्ट करेंगे। ये सारे लक्षण लंग्स में जाने के बाद अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसके अलावा ये जो ब्रोंकाई जो होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनमें भी ये चीजें कर सकते हैं, जैसे कि नेक्रोसिस, इनमें भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर कम ही मात्रा में ये होती है। लेकिन अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स में ये सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि न्यूमोनिया जो होता है वो लंग्स का इन्फ्लामेशन कहलाता है। तो जो बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा है, वायरस है, वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो नेक्रोसिस उत्पन्न करेगा। इसके अलावा फाइब्रोसिस, फाइबर्स का जमा होना, मतलब लंग्स जो होते हैं वो ठोस होने लग जाते हैं, लचीले होते हैं। वैसे तो नॉर्मल लंग्स जो होते हैं वो लचीले होते हैं, लेकिन इस इन्फेक्शन की वजह से, नेक्रोसिस होने की वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस होने लग जाएगा, यानी कि जो लंग्स होते हैं वो ठोस होने लग जाएंगे, कठोर होने लग जाएंगे। इडिमा उत्पन्न करेगा, घाव उत्पन्न करेंगे, जिसको बोला जाता है वेरियस लीजन्स, लीजन्स उत्पन्न करेंगे, मतलब घाव जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सही है। इसके अलावा जो आंतरिक ऊतक होते हैं, आंतरिक ऊतक जो होते हैं, यानी कि जो लंग्स के आसपास पाए जाने वाले ऊतक है या इनके ऊपर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, उनको मोटा करने लग जाते हैं। आंतरिक ऊतकों को मोटा करने लग जाते हैं। ये सारे चेंजेस वो वायरस या माइकोप्लाज्मा करेगा। सबसे पहले इन्फ्लामेशन उत्पन्न करेगा, इन्फ्लामेशन के बाद में नेक्रोसिस कर सकता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करने लग जाता है, और धीरे धीरे कोशिकाएं जो होती है वो नष्ट होने लग जाती है और डार्क ब्राउन कलर की होने लग जाती है। सही है। तो उसे बोला जाता है नेक्रोसिस। फाइब्रोसिस करने लगेंगे, मतलब वहाँ पे फाइबर्स जमा होने लग जाएंगे और जो लचीले ऊतक होते हैं वो ठोस होने लग जाएंगे। इसके अलावा इडिमा, वहाँ पे किसी तरल पदार्थ का भरना, इडिमा कहलाता है। घाव, जिसको लीजन्स बोल सकते हैं, अलग अलग घाव के समान लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे कि कहीं ऊतक के अंदर कहीं चोट लगी है तो लाल लाल से
लाल लाल से धब्बे ऐसी चीज़ें दिखाई देने लग जाती है। आंतरिक ऊतक जो होते हैं जैसे कि लंग्स के आसपास पाई जाने वाली कोशिकाएं या लंग्स के ऊपर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन, उनको क्या करते हैं, धीरे धीरे मोटा करने लग जाते हैं। तो ये सारे लक्षण इसमें किसमें आ गए, पैथोजेनेसिस में। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे गैस विनिमय ये सारे हो गए, लंग्स में ये सारे इफेक्ट हो गए, कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो रही है, तो गैस विनिमय में परेशानी होने लग जाती है, यानी कि गैस विनिमय धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, गैस विनिमय कम होने लग जाता है, गैस विनिमय कम होने लगता है। इसी वजह से ये सारे जो काम हैं, इनकी वजह से ये गैस विनिमय धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और फिर भी अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो लास्ट में क्या होता है, पशु की मृत्यु हो जाती है। श्वास नहीं लेने की वजह से, नहीं ले पाने की वजह से पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये हो गया पैथोजेनेसिस। सबसे पहले श्वास के द्वारा शरीर के अंदर जाएंगे, श्वसन तंत्र में प्रवेश करेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई होती है उसके आसपास के ऊतकों में अपना प्रभाव दिखाएंगे या ऊतकों में इन्फ्लामेशन उत्पन्न करेंगे, ऊतकों में इन्फ्लामेशन उत्पन्न करेंगे। इसके बाद में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन इसको बोला जाता है प्राइमरी इन्फेक्शन। उसके बाद में श्वसन तंत्र की इम्यूनिटी को धीरे धीरे कमज़ोर करने लगेंगे, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन करता है यहाँ पे, बैक्टीरिया और क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया हो गया, बैक्टीरिया या क्लेमाइडिया सेकेंडरी इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं। इसके बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई में प्रवेश करेंगे, वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन करेंगे, टर्सरी ब्रोंकाई में जाएंगे, वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन करेंगे। उसके बाद में लंग्स में जाएंगे, लंग्स में जाने के बाद वहाँ का इन्फ्लामेशन करेंगे, नेक्रोसिस करेंगे, कोशिकाओं को नष्ट करेंगे, फाइबर्स जमा हो जाएंगे, मतलब जो लचीला पार्ट होता है वो धीरे धीरे सॉलिड होने लग जाएगा। इडिमा, इडिमा का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई तरल पदार्थ भरने लग जाएगा, सूजन देखने को मिलेगी, घाव देखने को मिलेंगे और आंतरिक ऊतक जो होते हैं वो धीरे धीरे मोटा होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, गैसीय विनिमय कम होने लग जाएगा और गैसीय विनिमय कम होने की वजह से अगर इलाज फिर भी नहीं किया जाता है तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस। अब इस पैथोजेनेसिस आपको अगर पता है तो इसके आधार पर आप सारे के सारे इसके लक्षण लिख सकते हो कि क्लिनिकल साइन कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट आता है अपन का क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइंस लक्षण कौन कौन से देखने को मिलते हैं। पहला लक्षण तेजी से श्वास लेना, तेजी से श्वसन, सही है। अगर श्वास तेज ले रहा है तो दूसरा लक्षण हो गया श्वसन दर का बढ़ना या हृदय दर का बढ़ना। श्वसन दर व हृदय दर बढ़ना, दूसरा लक्षण ये हो गया। तीसरा लक्षण अगर शरीर के अंदर बैक्टीरिया या कोई वायरस प्रवेश करता है तो बुखार भी होती है, तो फीवर हो सकती है। ये कितनी हो सकती है, फीवर होती है 104 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो सकती है। चौथा, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो भूख भी नहीं लगेगी, तो भूख कम लगना। पांचवा, तनाव में रहना व सुस्त रहना। नेक्स्ट लक्षण, नाक से स्राव होना, नाक से
तरल स्त्राव शुरुआत में, नाक से तरल स्त्राव किसमें होता है? शुरुआत में होता है, बाद में धीरे धीरे ये जो तरल है ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाता है। बाद में गाढ़ा स्त्राव आने लग जाता है, मतलब जो स्त्राव यहाँ पे तरल था वो धीरे धीरे समय के साथ गाढ़ा होने लग जाता है। ये इसका लक्षण हो गया। अगला इसका लक्षण है खांसी होना, कफिंग जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट इसका लक्षण क्या है? सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ होना, गंभीर स्थिति में मुंह से श्वास लेना, गंभीर स्थिति में मुंह से श्वास लेना, श्वास में बदबू आना, क्योंकि अगर फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो बदबू आएगी, श्वास में बदबू, और मृत्यु, ये सारे इसके लक्षण हो सकते हैं। तेजी से श्वसन लेना, श्वसन दर बढ़ेगी, हृदय दर भी बढ़ेगी, फीवर आएगा 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, भूख कम लगेगी, तनाव में रहेगा, पशु सुस्त रहेगा, नाक से तरल स्त्राव आएगा और वो धीरे धीरे समय के अनुसार गाढ़ा होता जाएगा। सही है। खांसी होगी, श्वास लेने में तकलीफ, गंभीर स्थिति में वो धीरे धीरे मुंह से श्वास लेने लगेगा। सही है। श्वास में बदबू और मृत्यु, ये सारे लक्षण किसके हो गए? क्लिनिकल साइन कफ निमोनिया के लक्षण हो गए। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोसिस। की पहचान किस प्रकार की जाती है? पहला तो लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर इसकी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा जो नाक का जो स्त्राव है, नाक का स्त्राव सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उसका नमूना एकत्रित किया जाता है, उसके बाद में इसको कल्चर करवाया जाता है। कल्चर करवाने के बाद उसमें जो उपस्थित जो वायरस माइकोप्लाज्मा जो भी है उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। कल्चर करवाने के बाद उसकी पहचान की जाती है। सही है। नेक्स्ट इसमें आता है एक्सरे द्वारा। एक्सरे द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। रक्त का सैंपल लेके कल्चर करवाया जाता है। इसके अलावा एनालाइज, इसको बोला जाता है हीमेटोलॉजी। रक्त का सैंपल लेके उसको कल्चर करवाना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब इससे रोग के समान लक्षण दिखने वाले रोग और कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिए। सबसे पहले तो बैक्टीरियल निमोनिया,
प्राइमरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाए तो क्या कहलाता है? बैक्टीरियल निमोनिया। उसके लक्षण भी काफ निमोनिया के समान दिखाई देते हैं। काफ डिप्थीरिया, काफ डिप्थीरिया, सही है। इसके अलावा ड्रेंचिंग निमोनिया, ड्रेंचिंग निमोनिया क्या होता है? ड्रेंचिंग निमोनिया, निमोनिया का मतलब होता है कि लंग्स का इन्फ्लामेशन हो गया। ड्रेंचिंग का मतलब होता है कि कोई भी तरल पदार्थ पशु को पिलाते समय, सही है, कोई भी तरल पदार्थ पशु को पिलाते समय अगर लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोला जाता है ड्रेंचिंग निमोनिया। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इनके लक्षण, ये 4 प्रकार की डिजीज है, इनके लक्षण जो होते हैं वो काफ निमोनिया के समान ही दिखाई देते हैं। ये हो गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है।